ये हमारी पिछली क्लास है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ओनरशिप के कितने तरीके होते हैं? 5। सोल प्रोप्राइटर, या तो आप सारा बिजनेस अकेले मैनेज करो। पार्टनरशिप, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हो या कंपनी कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी हमने छोड़ दिया था, अभी हमने ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया है। तो अभी हम 4 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कि या तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे या पार्टनरशिप या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या कंपनी। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर करती हूँ तो मैं सिंगल ओनर हूँ, सिर्फ मैं ही ओनर हूँ और कोई ओनर नहीं है। सारा प्रॉफिट मेरा है, सारे डिसीजंस मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। पार्टनरशिप करती हूँ तो लड़ाई झगड़ा होगा, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन 50 के 50 एक दूसरे के नोन ही होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक पर्टिकुलर फैमिली होती है और कंपनी में तो अनलिमिटेड लोग होते हैं, तो आप किसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हो। देयर विल बी ह्यूज इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे और कोई तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप अनलिमिटेड लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हो तो आप कंपनी खोल सकते हो। मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, मैरिट्स एंड डीमैरिट्स। इन चारों के मेरिट्स और डीमेरिट्स, जिसके लिए मैंने आपको 6 बेसिस रेडी करा दिए थे। सबसे पहला बेसिस था फॉर्मेशन, कि कब किसकी इजी फॉर्मेशन होती है, किसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। कंटिन्यूटी कब किसमें पॉसिबल है, किसमें नहीं है। डिसीजन मेकिंग किसमें क्विक है, किसमें डिले है। कैपिटल किसमें लिमिटेड अनलिमिटेड। मैनेजरल स्किल्स लिमिटेड अनलिमिटेड। लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ में आता चलेगा। ठीक है जी। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस हमारे पिछली क्लास में हो चुके। क्वेश्चन नंबर 4, हमें मैरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने हैं। एक सेकेंड। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स सबसे पहले पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटर के। क्वेश्चन नंबर 4, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। आपको ही बताना है बेटा जी, तो थोड़ा सा रेडी हो जाओ। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर कोई इंसान अकेले बिजनेस करता है तो क्या मैरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक और डिसीजन मेकिंग विल बी डिले। पूरा बनाना पड़ेगा ना, क्विक। क्विक, क्योंकि सारे डिसीजंस वो खुद लेगा, तो डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक। ठीक है जी, एक सेकेंड। ये ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिल्कुल सही बोला इन्होंने सबसे पहला, लेकिन मैं क्या करूंगी, इसको 2 पार्ट्स में बांट देती हूँ। एक तरफ मैरिट्स और इस तरफ डीमेरिट्स, जिससे कि हम आराम से लिख लें। मैरिट्स और डीमेरिट्स हमें दोनों पढ़ने हैं, मैरिट्स भी और डीमेरिट्स भी, और हमारे बेसिस यहाँ पे रेडी है। बार बार मैं आपको स्क्रीन शो करूंगी, ये बेसिस है हमारे। ठीक है, चलो सबसे पहले फॉर्मेशन से शुरू करते हैं बेटा जी, फिर आएंगे डिसीजन मेकिंग पे। बताओ सबसे पहले फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटर की फॉर्मेशन इजी है या इजी फिर इजी है। इजी, अच्छा इजी है तो क्यों है? क्यों है? लीगल कहीं भी फॉर्मेट, रजिस्टर नहीं करना सिंगल पड़ता, ओनर है। एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। हाँ, आंसर ये नहीं है कि सिंगल ओनर है, बिल्कुल सही आंसर ये है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। तो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि सोल प्रोप्राइटर में कोई एक्ट नहीं है, याद करो, और किसी भी एक्ट के अंदर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो सबसे पहला मेरिट बिल्कुल सही जो आपने बोला कि इसकी जो फॉर्मेशन है, सबके आंसर सही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर देने हैं। नंबर 1, इजी फॉर्मेशन, बिल्कुल सही, इजी फॉर्मेशन है बिकॉज नो रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना आपको, एंड नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्मेशन इजी मानी जाती है, बहुत ही इजी फॉर्मेशन है अगर आप सोल प्रोप्राइटर खोलना बनना चाहते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बेसिस पे चलते हैं वापस स्क्रीन पे। कंटिन्यूटी, सोच के, अगर जो सोल ओनर है, क्या उसकी डेथ के बाद बिजनेस नॉट कंटिन्यू पॉसिबल, होगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी बिजनेस भी क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं सब लोग दो। हाँ बिल्कुल सही, नॉट पॉसिबल। तो ये मैरिट है कि डीमेरिट है?
डीमेरिट। डीमेरिट है। अच्छा, कंटिन्यूटी पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही सोल ओनर की क्या हो जाएगी, डेथ, वैसे ही बिजनेस खत्म हो बिजनेस जाएगा, एंड हो जाएगा, और कोई भी उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। एग्जैक्टली और बेटा जी लिख देती हूँ मैं दो सारी बातें अपनी। कंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल। कंटिन्यूटी का दूसरा नाम होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मतलब मेरे मरने के बाद, दैट इज परपेचुअल। तो कंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स भी याद करने पड़ेंगे ना बेटा जी। परपेचुअल एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल आफ्टर द डेथ ऑफ सोल ओनर। जैसे ही सोल ओनर की डेथ हो जाएगी, उसके बाद बिजनेस को आगे परपेचुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल ओनर। वेरी गुड, आप इतने से इतना सीख गए, यही बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बेसिस, वैसे इन्होंने पहले ही आंसर दे दिया था, डिसीजन मेकिंग। क्विक है, हाँ क्विक है या डिले है? क्विक है। मैरिट में आएगी कि डीमैरिट में आएगी? मैरिट। मैरिट में आएगी। अच्छा, डिसीजन मेकिंग क्विक क्यों है? सिंगल ओनर। तो उसको किसी और से क्या नहीं करना? कंसल्ट। एग्जैक्टली, उसको किसी और से कंसल्ट नहीं करना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नंबर 2, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज्यादा क्विक होती है, बिकॉज स्पेस कम लेंगे। डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा क्विक होती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि डिसीजन मेकिंग क्विक क्यों होती है, तो आपको बोलना है क्योंकि सोल ओनर को किसी से कंसल्ट नहीं करना है। क्विक डिसीजन मेकिंग बिकॉज सोल ओनर does not have to consult any other person। ठीक है जी, किसी और पर्सन से उसे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में डिले होती है, और कंपनी में तो और भी ज्यादा डिले होती है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं तो और ज्यादा टाइम लगता है। तो लेकिन सोल प्रोप्राइटर का ये फायदा है कि डिसीजन मेकिंग काफी क्विक रहती है, क्योंकि उसको किसी और से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। चलो, फोर्थ बेसिस, कैपिटल लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड? थोड़ा पैसा है या बहुत पैसा है? लिमिटेड। तो ये मैरिट हुआ कि डीमैरिट हुआ? डीमेरिट। शाबाश शाबाश। इसी के साथ साथ नेक्स्ट बता दो, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। फिर अगला मैं आपको समझाऊंगी, मैनेजरियल स्किल्स। अच्छा, आपको पता है मैनेजरियल स्किल्स क्या होती है? मैनेजरियल स्किल्स का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हाई टेक मैनेजमेंट स्टाफ होता है, मतलब जैसे अपना ही सीए है, अपना लॉयर, क्या ये लोग इतना अफोर्ड कर पाता है एक सोल प्रोप्राइटर? सोच लीजिए। नहीं। हाँ, ज्यादा प्रोफेशनल स्किल्स इनके पास नहीं होती है। वैसे भी बेटा जी एक ही बंदा बिजनेस संभाल रहा है, तो इसलिए मैनेजरियल स्किल्स थोड़ी सी लिमिटेड होती है। मैनेजरियल, यू ऑल अंडरस्टैंड, बिजनेस को मैनेज करना। तो बिजनेस को मैनेज करने की जो स्किल्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, और ये ज्यादा प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकता है। तो हमें दोनों डीमेरिट्स एक साथ मिल गए। एक तो आपने बोला लिमिटेड कैपिटल, तो हम सबसे पहले लिख देंगे लिमिटेड कैपिटल। एक डीमेरिट हमें मिला है, सेकंड पॉइंट, लिमिटेड कैपिटल। देखो कितना आसानी से आंसर रेडी हो गया। तो इसीलिए हम बेसिस बना के पढ़ते हैं। अगर मैं आपको पॉइंट्स पढ़ाऊंगी तो इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई एक आधा नया पॉइंट होगा तो मैं अलग से पढ़ा दूंगी, अगर कोई बेसिस से अलग अच्छा पॉइंट है बुक में। लिमिटेड कैपिटल बिकॉज, एक सेकेंड, हाँ जी, लिमिटेड कैपिटल होती है सोल प्रोप्राइटर में बिकॉज ओनली सोल ओनर विल इन्वेस्ट। क्योंकि एक ही सोल ओनर इन्वेस्ट करेगा, और क्योंकि बेटा जी एक ही सोल ओनर इन्वेस्ट करेगा, तो वो एक ही बंदा कितना इन्वेस्ट कर देगा आप खुद भी समझ सकते हो। और इसलिए उसकी जो 10, एक लाइन और बुक से, बिजनेस साइज इज स्मॉल। इसलिए जो बिजनेस का साइज होता है वो स्मॉल होता है ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड कैपिटल होती है, बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं होती है। और इसी के साथ साथ आपने मुझे एक पॉइंट और बता दिया, जो शिवांश लेट आए हैं, तो एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स।
लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स मतलब वो लोग ज्यादा हाई प्रोफेशनल स्टाफ को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, मैनेजमेंट करने की स्किल्स लिमिटेड होती हैं। एज sole owner cannot possess all skills and will not able to hire professional staff, और ये प्रोफेशनल स्टाफ हायर नहीं कर सकता। अब आप फटाफट से एक रीकैप ले लो जो जो आपके सामने है, बी क्विक। मेरिट्स में आपने वो 6 बेसिस कल वाले, मैं थोड़ा सा स्पेस रेडी कर लूं, एक पॉइंट और है हमारे पास। कंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। चलो एक बार वापस बेसिस पे चलते हैं, एक बेसिस रह गया हमारा, ये देखो पिछली क्लास के 6 बेसिस जिसके अकॉर्डिंग आप मेरिट्स और डीमेरिट्स डिसाइड करोगे, और आपने खुद ही करे हैं। एक तो आपने बोला कि फॉर्मेशन इजी है तो मेरिट बन गया। फॉर्मेशन इजी क्यों है? क्योंकि इसको कोई रजिस्ट्रेशन तो कराना नहीं है। कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है, आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर बिजनेस खत्म हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग क्विक है, जैसे ही ओनर डिसीजन लेगा उसे किसी का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो ये भी मेरिट हो गया। कैपिटल लिमिटेड है, थोड़ा सा पैसा होगा। मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिटेड है क्योंकि ज्यादा हाई प्रोफेशनल स्टाफ हायर नहीं हो सकता। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट पे, व्हाट डू मेंट बाय लायबिलिटी, कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? पहले ध्यान से सुनना, अनलिमिटेड। हाँ, क्योंकि आपने पॉइंट अभी कुछ बच्चों ने नहीं समझा। लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है? अगर बेटा जी मैं बोलूं कि लायबिलिटी लिमिटेड है, मैं लिख के समझाऊंगी आपको। अगर मैं बोलती हूँ, एक पेज हम ले लेते हैं, जो ये 6th बेसिस है, जिसका मतलब है 6th बेसिस, जिसका मतलब है लायबिलिटी। बहुत ध्यान से सुनना, इसके लिमिटेड होने का क्या मतलब है और अनलिमिटेड होने का क्या मतलब है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, बाकी तो आप समझ गए, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अगर आप बोलते हो कि लायबिलिटी लिमिटेड है, अगर आप बोलते हो कि लायबिलिटी लिमिटेड है, तो इसका मतलब ये है कि जब लॉस होगा तो एवरी पर्सन will compensate loss according to their share. Every person will compensate loss according to their share. अगर liability limited है तो मतलब जिसने जितने पैसे लगाए हैं वो उतना लॉस शेयर करेगा। उसके बिजनेस एसेट्स, अभी मैं अपनी भाषा में लिख रही हूँ, उसके बिजनेस के एसेट्स ऑक्यूपाई करे जाएंगे। अगर वो लॉस को पे नहीं कर पाता, लिखिए मैं लिख देती हूँ, इफ ही बिकम्स इंसॉल्वेंट, आपकी भाषा में, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी वो पर्सन डूब जाता है, तो उसके सिर्फ बिजनेस एसेट्स ऑक्यूपाई होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जितने भी एसेट्स बिजनेस के नाम पे हैं वो सारे कोर्ट के हो जाएंगे, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप डूब गए, तो आपकी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट की हो जाती है, कोर्ट ले जाता है। तो आपके सिर्फ बिजनेस एसेट्स ऑक्यूपाई करे जाएंगे, जो आपके पर्सनल एसेट्स है वो ऑक्यूपाई नहीं होंगे। ठीक है जी, तो आप लॉस में उतना ही कॉम्पेंसेट करोगे जितना आपका शेयर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में 1 करोड़ का लॉस हो जाता है, तो सारा 1 करोड़ का लॉस मैं तो चुकाऊंगी नहीं, आप भी इस बात को समझते हो। सब लोग उतना उतना देंगे जितना जितना जिस जिसका शेयर है। और अगर पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो जाती है या कोई भी बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सिर्फ बिजनेस एसेट्स को ऑक्यूपाई किया जाएगा, पर्सनल एसेट्स को ऑक्यूपाई नहीं किया जाएगा। अभी हमें ये नहीं पता कि सोल प्रोवाइडर में क्या किया जाता है, पार्टनरशिप में क्या किया जाता है, एचयूएफ में क्या होता है और कंपनी में क्या होता है, लेकिन अभी हम इतना पढ़ रहे हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब होता है।
अगर किसी में लिमिटेड लायबिलिटी है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ओनर्स हैं अगर वो लॉस को पे नहीं कर पाते तो उनके बिजनेस एसेट्स को ले लिया जाएगा, पर्सनल एसेट्स को नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर बेटा जी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर आपकी लायबिलिटी, मैं आपको एक अच्छी सी लाइन देना चाहती हूँ, अगर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है एंड whenever you will be unable to pay debt, यानी वही बात है, अगर आप क्या हो गए इंसॉल्वेंट और आपकी लायबिलिटी क्या है अनलिमिटेड, तो आपके बिजनेस एसेट्स को भी ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा और पर्सनल एसेट्स को भी ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा। अब आप दोनों में डिफरेंस देख लो, आपको भी आई गेस क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, इस पॉइंट में तो पूछना बनता भी है, ठीक है। लायबिलिटी लिमिटेड होने का क्या मतलब होता है और अनलिमिटेड होने का क्या मतलब होता है? लिमिटेड होने का मतलब होता है कि अगर कल को आप किसी के पैसे नहीं चुका पाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया और आप वो लोन नहीं चुका पाए, या आपने किसी से पैसे लिए आप वो नहीं चुका पाए, तो आप दिवालिया घोषित हो गए। अगर आप दिवालिया घोषित हो जाते हो तो आपके सिर्फ बिजनेस एसेट्स लिए जाएंगे, पर्सनल एसेट्स को छोड़ दिया जाएगा जो आपके नाम पे है, जो बिजनेस के नाम पे है सिर्फ वही लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो बेटा जी सब कुछ ले लिया जाएगा, जो बिजनेस के नाम पे है वो भी और जो आपके पर्सनल एसेट्स है वो भी, और आप बिल्कुल कंगाल हो जाओगे। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेले बंदा बिजनेस कर रहा है, तो ये तो दिल खोल के फ्रॉड करेगा, ये कहेगा ठीक है मैं ही तो हूँ, मेरे मरने के बाद तो बिजनेस कंटिन्यू भी नहीं होगा। तो अपनी फैमिली के नाम पे प्रॉपर्टी लो, अपने बच्चों के नाम पे चीजें लो, इसलिए सोल प्रोप्राइटर के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो भी सोल ओनर है उसका कोई नॉमिनी वगैरह कुछ नहीं है बेटा जी, तो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर कल को वो डेप्ट पे नहीं कर पाता, डेप्ट समझते हो, उधार, जिसे आप लायबिलिटी बोलते हो अकाउंट्स की भाषा में, तो अगर वो लायबिलिटी पे नहीं कर पाता, इफ बिजनेस फेल्स टू पे द डेट, देन उसकी डेप्ट को रिकवर करने के लिए बिजनेस एसेट्स को भी ले लिया जाएगा और पर्सनल एसेट्स को भी ले लिया जाएगा। हाँ जी, अब आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, मैं लिख देती हूँ आपके लिए। डिसाइड कैसे होगा कि लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड? बेटा जी ये डिसाइड नहीं होगा, ये डिसाइड हो रखा है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अब अगले में मैं आपको पार्टनरशिप का बता दूंगी, फिर एचयूएफ का, फिर कंपनी का। इनमें ऐसा ही होता है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो, अगर आप अकेले बिजनेस शुरू करते हो तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। यही देश का लॉ है, ये देश का लॉ है कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी इफ बिजनेस इज अनेबल टू पे द डेब्ट्स। अगर बिजनेस डेब्ट्स पे नहीं कर पाता है, इफ बिजनेस इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, पे डेब्ट्स, देन नॉट ओनली बिजनेस एसेट्स, सिर्फ बिजनेस एसेट्स ही नहीं बट पर्सनल एसेट्स को भी ले लिया जाएगा। सिर्फ बिजनेस एसेट्स को नहीं लिया जाएगा, पर्सनल एसेट्स को भी ले लिया जाएगा। पर्सनल एसेट्स, if business is unable to pay the debts, then debt, थोड़ी लैंग्वेज सही कर दूं, then debt will be recovered from not only business assets but personal assets also। ये लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है, अब आपको विजिबल हो रहा होगा। ये देखो क्या समझाया। अब आपने बोला कि ये डिसाइड कैसे होगा, बेटा जी ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। आप अगर डेब्ट पे नहीं कर पाते हो तो आपके बिजनेस एसेट्स भी जाएंगे और पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे। ये हम डिसाइड कर रखा है, हमने डिसाइड कर रखा है। अब आप फटाफट से देख सकते हो, 2 मेरिट्स मिले हैं, 4 डीमेरिट्स मिले हैं और टोटल हमारे पास बेसिस कितने थे? 6। हम धीरे धीरे चलेंगे। टोटल हमारे पास बेसिस कितने थे? 6 बेसिस में से फॉर्मेशन वाले में तो इजी फॉर्मेशन आ गया, ये देखो फॉर्मेशन वाले से आया इजी फॉर्मेशन,
मेरिट में पढ़ो, इसको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज नो रजिस्ट्रेशन एंड नो लीगल फॉर्मेलिटी। डिसीजन मेकिंग क्विक होती है क्योंकि सोल ओनर को किसी को कंसल्ट नहीं करना है। डीमेरिट कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है, अगर सोल ओनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस वही खत्म हो जाएगा। लिमिटेड कैपिटल है क्योंकि बेटा जी सोल ओनर कितना पैसा लगाएगा, लिमिटेड ही लगाएगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, वो अकेले अकेले क्या मैनेज करेगा, और ज्यादा प्रोफेशनल स्टाफ को तो वो हायर कर नहीं सकता। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अगर उसके बिजनेस में कोई डेप्ट को वो पे नहीं कर पाता है तो डेप्ट को रिकवर करने के लिए सिर्फ उसके बिजनेस एसेट्स ही नहीं, पर्सनल एसेट्स को भी ले लिया जाएगा। ये मैंने आपको समझाया कि लायबिलिटी लिमिटेड होने का क्या मतलब होता है और अनलिमिटेड होने का क्या मतलब होता है। अगर आप बोल रहे हो कि लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब आपके सिर्फ बिजनेस एसेट्स जाएंगे, पर्सनल एसेट्स बच जाएंगे। बट अगर किसी केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो आपके बिजनेस एसेट्स भी जाएंगे और पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस फॉर्म में लिमिटेड होती है। अब आप सोच रहे हो यार लिमिटेड ही बढ़िया है, अनलिमिटेड तो बेकार है। तो हम ये पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटर में तो आपने पढ़ लिया अनलिमिटेड होती है। अभी आप पार्टनरशिप, एचयूएफ कंपनी, 3 बचे हैं, तो हो सकता है किसी में लिमिटेड भी होती हो, तब पढ़ेंगे कि लिमिटेड किस में होती है। अभी आप फटाफट से इसे नोट करेंगे, और कोई डाउट्स है तो बताओ। दीदी हाँ जी, दी जैसे इसमें किसी को वो प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसका जो जितना भी प्रॉफिट है वो कहाँ जाता है अगर वो डेथ हो जाए उसकी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में? तो बेटा जी उसके नॉमिनी को दे देंगे, जो भी उसने नॉमिनी बना रखा होगा अपनी विल में। अपनी विल में इंसान एक नॉमिनी बनाता है, बस उसको दे देंगे। ठीक है दीदी। और जैसे उसका जो डेप्ट होगा वो नहीं उसे, जो उसका नॉमिनी होगा ना उससे लिया ना जाएगा? नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो सोल ओनर था। मेरा क्या मतलब, वो तो सोल ओनर था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा कोई ब्रदर सोल ओनर है, उसने ऐसा लिखा अपनी विल में कि भाई मेरे बाद जो भी मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो सिमरन को ट्रांसफर हो जाए, तो ठीक है, प्रॉफिट होगा तो मुझे मिल जाएगा। अगर उसको कोई लॉस हो रहा है तो वो तो वहीं पे कंपनसेट हो जाएगा, कोर्ट में केस चला जाएगा, जो भी है ले लो। देखो क्या होता है, जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है, अपनी डेब्ट्स को पे नहीं कर पाता है, तो बेटा जी कोर्ट क्या करता है, सारे पर्सनल एसेट्स और बिजनेस एसेट्स को ले लेता है, फिर उसको बेचता है, फिर हर एक को थोड़ा थोड़ा मिलता है। जैसे मान लो कि किसी के मैंने 10 लाख देने हैं, अब मैं इंसॉल्वेंट हो गई हूँ, तो मेरे पर्सनल एसेट्स को और बिजनेस एसेट्स को बेच के जो पैसा आया है, वो जितने भी लोगों के मैंने पैसे देने हैं सबको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। पूरा तो देखो किसी का भी नहीं दे सकते, अगर पूरा दे सकते होते तो फिर मैं इंसॉल्वेंट ही क्यों होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के 10 लाख देने हैं तो उसको 6 मिल गए, किसी के 5 देने हैं तो उसको 2-3 मिल गए। तो कोर्ट इस तरीके से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसको इंसॉल्वेंसी की अकाउंटिंग बोलते हैं, या आपके ग्रेजुएशन पे आएगी कि जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर अकाउंट्स कैसे बनते हैं। जो भी पैसा आता है वो थोड़ा थोड़ा सब में दे दिया जाता है, पूरा तो दे ही नहीं सकते। अगर पूरा ही देना होता तो मैं ही दे देती, फिर मैं इंसॉल्वेंट ही क्यों होती। पूरा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पर्सनल एसेट्स और बिजनेस एसेट्स को बेच के जो भी आ रहा है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जब तक आप लोग नोट कर रहे हो। जैसे आपने विजय माल्या सुना होगा, तो किंग फिशर का ओनर जब विजय माल्या इंसॉल्वेंट घोषित किया गया तो उसने एसबीआई से 450 करोड़ का लोन ले रखा था। अब 450 करोड़ का लोन तो बेटा जी वो चुका नहीं पा रहा था, अगर वो चुका पाता तो फिर वो इंसॉल्वेंट ही क्यों डिक्लेयर होता। तो इसलिए उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। अब उसकी किंगफिशर जो थी वो कंपनी थी, और कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अभी आप भी आगे चल के ये पढ़ोगे। और तो उससे वही चीजें ली गई जो बिजनेस एसेट्स थे, जो उसके बिजनेस के नाम, आप सब फेसबुक वगैरह चलाते हो, आप सबने देखा होगा वो वीडियो एक बहुत वायरल हुआ था कि उसके घर से गाड़ियां ही गाड़ियां निकल रही हैं और गवर्नमेंट लेके जा रही है। वो सारी गाड़ियां, सारे घर वही थे जो बिजनेस के नाम पे है। जो विजय माल्या के नाम पे है उसको फिर आप हाथ नहीं लगा सकते हो। तो जितने भी बिजनेस एसेट्स थे वो सारे बिजनेस एसेट्स कोर्ट में चले गए, उसके बाद उन्हें बेचा गया, फिर जितना भी पैसा आया उसे गवर्नमेंट ने अपना जो नुकसान था उसको थोड़ा सा पूरा किया। थोड़ा ही पूरा हो पाएगा, पूरा तो हो नहीं पाएगा। फिर किंगफिशर की एयरलाइंस भी ले ली गई, किंगफिशर का अल्कोहल सेक्टर भी लिया गया, कुछ चीजें तो सरकार अभी भी चला रही है, उसका जो प्रॉफिट है वो अब विजय माल्या को नहीं जाता, वो अब गवर्नमेंट को जाता है। तो इस तरीके से काम किया जाता है। फिर विजय माल्या पे केस किया गया कि इसने फ्रॉड किया है, तो इसकी पर्सनल एसेट्स भी ले लेने चाहिए, जो केस अभी पेंडिंग है।
तो बहुत जल्दी ये आ जाना चाहिए कि उसके पर्सनल एसेट्स भी ले लेने चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अपने पर्सनल एसेट्स को बढ़ा रहा था बिजनेस के पैसे से। ऐसे तो हर कोई यही करेगा, बिजनेस के पैसे से अपने पर्सनल एसेट्स बढ़ाते रहो, फिर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया और कहो जी ले लो ये बिजनेस के एसेट्स ले लो, तो मैं तो अमीर ही रहूंगी। तो इसलिए कंपनी के केस में ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस है हमारे पास, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में पर्सनल एसेट्स भी जाते हैं और बिजनेस एसेट्स भी जाते हैं, अगर आप डेप्को पे नहीं कर पाओगे तो। ऐसे ही हमारे पास नीरव मोदी का भी केस है, बिल्कुल लेटेस्ट केस है, नीरव मोदी डायमंड मर्चेंट, आप सबने सुना होगा। उसने भी यही किया था, अपने बिजनेस एसेट्स, अपने बिजनेस के पैसे से अपने पर्सनल एसेट्स खरीदता रहा, और ऐसे करते करते बिजनेस डूब गया। जब बिजनेस डूब गया तो उसने कहा जी बिजनेस के एसेट्स ले लो, पर्सनल तो मत लो। तो क्योंकि कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो सिर्फ बिजनेस एसेट्स ही ले सकते हैं, लेकिन फिर कोर्ट में केस हो जाता है कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो इसके पर्सनल एसेट्स भी ले लेने चाहिए। तो थिंग्स गोज लाइक दिस। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में पर्सनल एसेट्स और बिजनेस एसेट्स दोनों से डेप्ट को पे किया जाएगा। ओके दीदी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। 2 मैरिट्स हो गए हमारे पास और 4 डीमैरिट हो गए। वो 6 बेसिस तो हमें अच्छे से पढ़ना ही है, उसके अलावा ठीक है, एक चीज और आपको बताऊं, फिर आप आराम से नोट कर लेना। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाना होगा तो मैं अलग से पढ़ा दूंगी। 6 तो हो गए। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे मैरिट्स ना बेटा जी 2 ही हो रहे हैं, कम से कम 3 तो होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का आता है मिनिमम। तो एक मैरिट हम अलग से लिख लेते हैं जो उन 6 बेसिस में नहीं है। थर्ड पॉइंट आप अलग से याद करोगे, इसलिए मैं अलग मार्कर से लिख रही हूँ, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये सब में नहीं होगा, जैसे ये 6 तो सब में होंगे, ये अलग से सिर्फ इसका है, ये हमें हर एक में डिस्कस नहीं करना, क्योंकि इसमें पॉइंट कम हो रहे हैं, तो हमें एक पॉइंट और चाहिए। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, क्या मतलब है इसका सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट? सोल प्रोप्राइटर की एक खासियत है कि जो सोल ओनर होता है ना, उसको सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होता है। मतलब कि सोल ओनर used to have, अरे क्या स्पेलिंग हुई, सोल ओनर used to have सेल्फ सेटिस्फैक्शन। उसे इस बिजनेस में ना बहुत सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, ये तो आप मानोगे सोल ओनर के केस में, क्योंकि उसे पता है कि ही इज ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर। अब आप समझ गए है ना, थोड़ा अपनापन सा लगता है कि अकेला मैं ही हूँ, मेरा ही बिजनेस है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, इतने सारे पार्टनर्स हैं, तेरी गलती थी, तेरी गलती है, तेरी गलती है, बस यही होता रहता है। लेकिन इसमें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट रहता है, एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि सक्सेस के पीछे भी सिर्फ मैं ही हूँ और फेलियर के पीछे भी सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये चीज सोल प्रोप्राइटरशिप की एक खास होती है, दैट इज सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। और सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है, अगर अलग से लिखना चाहो, सीक्रेट्स रहते हैं मेंटेन, सीक्रेट्स कहीं बाहर नहीं जाएंगे। यार हमने एक पॉइंट छोड़ दिया और अब मुझे वो याद आया, और वो हमने बेसिस में नहीं लिखा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स लिखे, एक रह गया, तो मैं उसको अलग से लिखती हूँ। एक और बेसिस है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस, जो कि सब में आएगा, पता नहीं कैसे छूट गया हमसे। 7th बेसिस, 6 बेसिस तक तो आप सबको क्लियर हो गया, एक 7 बेसिस और है, फिर तो हमें सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट लिखने की भी जरूरत ना पड़ती, वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता। कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो हमने गलती से छोड़ दिया, कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो एक बेसिस है और ये सब में आएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स 2 तरीके से आप इसे लिख सकते हो, याद रखिएगा बेटा जी, इसको बेसिस में ऐड कर लेना। या तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे और या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होंगे, अराइज और नॉट अराइज। तो हमारे टोटल बेसिस 6 नहीं है, हमारे टोटल बेसिस 7 है। ये लो 6 तो ये रहे, फॉर्मेशन, कंटिन्यूटी, डिसीजन मेकिंग, कैपिटल, मैनेजरियल स्किल, लायबिलिटी। एक और था जो गलती से हमसे छूट गया, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट्स, कि किसमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं
और किसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होते हैं। तो चलो फटाफट से एक आंसर दे दो। सोल प्रोप्राइटर में क्या लिखना है, अराइज होते हैं कि नहीं होते हैं? Not arise. Not arise. अब नॉट तो अराइज। चाहे तो अब हम इसे हटा भी सकते हैं, चलो कोई नहीं, क्योंकि हमारा नॉट अराइज इज मैरिट और डीमैरिट? Married. Married. मैरिड। मैरिड, वेरी गुड। तो कॉन्फ्लिक्ट नॉट अराइज इज मैरिड, तो हमारा थर्ड पॉइंट बन जाएगा कॉन्फ्लिक्ट नॉट अराइज। फिर तो 3 हो गए थे, हमें उसकी जरूरत भी नहीं थी, कोई नहीं, अब लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट नॉट अराइज, सोल प्रोप्राइटर की सबसे खास बात तो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होते, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, और सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रहती है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में इंफॉर्मेशन लीक होने का डर होता है। तो सोल प्रोप्राइटर के 4 फायदे हो गए, 3 भी याद कर जाओ तो बहुत है। इजी फॉर्मेशन, क्विक डिसीजन, कॉन्फ्लिक्ट नॉट अराइज, डीमेरिट, कंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये 7 बेसिस तो याद होने चाहिए। वो एक्स्ट्रा वाला करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आएगा बेटा जी पार्टनरशिप, फटाफट से नोट करो, बी क्विक। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी, 4 है। ये सोल प्रोप्राइटर ओवर। अब आप समझ गए हो तो अब कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट आएगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप या एचयूएफ पढ़ते हैं, चलो कोई सा भी पढ़ लेंगे। दो मिनट रुकती हूँ मैं, आप नोट कर लो। Next question number 5 will be merits and demerits of partnership. Next question. वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है जी, तो पार्टनरशिप के केस में कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो नॉट पॉसिबल होती है और ये डीमेरिट होता है। क्यों होता है, अब ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप में मान लीजिए 5 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब बचे 4 पार्टनर। जो पहले एग्रीमेंट हो रखा होगा वो तो 5 के बीच में हो रखा होगा, समझो, और अब 4 बचे हैं। पहले प्रॉफिट कितने लोगों में बंटता होगा, 5 में, अब 4 बचे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एग्रीमेंट दोबारा होगा? तो अगर एग्रीमेंट दोबारा होगा तो हमें पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व करके नई पार्टनरशिप शुरू करनी पड़ेगी। तो ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप के केस में कंटिन्यूटी पॉसिबल है, लेकिन बेटा जी ऐसा है नहीं। पार्टनरशिप का डीमेरिट है, कंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल, क्योंकि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर। आपको पहले पुरानी पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ेगी,
फिर आपकी मर्जी है कि आपको नई बनानी है कि नहीं बनानी। ये तो जो पार्टनर्स रिमेनिंग है वो डिसाइड करेंगे कि उनको अभी भी बिजनेस करना है कि नहीं करना है, तो ये उनकी मर्जी है। बट अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पहले आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी, पहले वो पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ेगी, फिर आप नई पार्टनरशिप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, इट्स योर चॉइस। ठीक है जी। और रही बात फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन इजी होती है, ये मेरिट है, क्योंकि पार्टनर्स को आपस में एग्रीमेंट करना है। और जो हमने ये बोला था कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो ऑप्शनल है। कराना है कराइए, नहीं कराना है मत कराइए। तो जो इन्होंने कह दिया ना कि ऑप्शनल है, इस वजह से हमारा मेरिट बन गया कि इसमें फॉर्मेशन इजी होती है। तो पहला मेरिट हो गया इजी फॉर्मेशन, दूसरा हो गया कंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल। बताइए जी, कोई डाउट है तो? नहीं तो हम तीसरे बेसिस पे चले। नहीं है? चलो तीसरा तो आप दे दोगे सही आंसर, कोई नहीं। बताओ, डिसीजन मेकिंग क्विक या डिले? डिले। कंपैरेटिवली डिले। कंपेरेटिवली डिले, एग्जैक्टली। अगर सोल प्रोप्राइटर से कंपैरिजन करें तो बिल्कुल डिले होती है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको डिसीजन मेकिंग के 2 पॉइंट बनवाऊंगी, ध्यान से देखना। डिसीजन मेकिंग डिले, ठीक है, बिकॉज ऑल पार्टनर्स नीड टू बी कंसल्टेड। जो समझ में नहीं आएगा ना बेटा जी, फटाफट से बता दिया करो कि ये दीदी दोबारा समझा दो। ऑल पार्टनर्स नीड टू बी कंसल्टेटेड, क्योंकि सारे पार्टनर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। इसी के साथ साथ एक मेरिट भी है, वो भी आपको लगेगा, जब मैं पढ़ाऊंगी आपको लगेगा हाँ यार सही ही पढ़ाया है। मैं पढ़ाती हूँ आपको। सेकेंड पॉइंट, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो मेरिट में भी है और डीमेरिट में भी है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग मतलब मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि बैलेंस्ड डिसीजन हो जाता है, क्योंकि सारे पार्टनर्स का सजेशन हो जाता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर है, उस बेचारे को अकेले ही डिसीजन लेना है, और बाबू अकेले डिसीजन लेना ना बहुत टफ होता है। अब किसी से पूछ नहीं सकते, अब मैं गलत लूंगी सही लूंगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो जाती है, बिकॉज all partners skills experience is being used। हर पार्टनर से थोड़ा, हर पार्टनर का कुछ एक्सपीरियंस रहा होता है, हर पार्टनर के अंदर कुछ स्किल होती है, तो हम उस स्किल्स को, उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं इन टेकिंग डिसीजंस, बिकॉज आवर पार्टनर स्किल्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज बीइंग यूज। तो एक अच्छा डिसीजन लिया जाता है पार्टनरशिप में। अगर 4-5 लोग मिलके डिसीजन लेंगे तो अच्छा डिसीजन निकल के आएगा, लेकिन हाँ ये बात है कि डिले हो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डिसीजन मेकिंग मेरिट में भी दिलवाऊंगी और डीमेरिट में भी दिलवाऊंगी। देखो, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगा क्योंकि सारे पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा, पर एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अगर 10 लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो भाई कुछ अच्छा ही लेंगे। तो बैलेंस डिसीजन बट डिले डिसीजन, इजी फॉर्मेशन, कंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल। अगले बेसिस पे चलते हैं। चलो अब फटाफट से आंसर्स दो, एंड करें। कैपिटल लिमिटेड या अनलिमिटेड? सोच के बोलिएगा। लिमिटेड। 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 पार्टनर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? पार्टनर्स मैक्सिमम, एग्जैक्टली, बस यही आंसर है, यही आंसर है। पार्टनरशिप में हम क्यों बोल रहे हैं कि लिमिटेड कैपिटल होती है, पैसा थोड़ा होता है? क्योंकि जब आपने सीलिंग लगा दी कि 50 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, तो अनलिमिटेड पैसा कैसे आएगा? इसलिए पार्टनरशिप में लिमिटेड कैपिटल होती है। कैपिटल को रिसोर्स भी बोलते हैं। लिमिटेड रिसोर्स, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बिकॉज देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स पे रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए ज्यादा अनलिमिटेड पार्टनर्स तो होते नहीं है। तो क्योंकि अनलिमिटेड पार्टनर्स नहीं होते तो कैपिटल भी लिमिटेड होती है। चलिए नेक्स्ट, मैनेजरियल स्किल्स, बी क्विक। लिमिटेड या अनलिमिटेड? सोच लो। लिमिटेड। लिमिटेड। जब देखो कैपिटल और मैनेजरियल स्किल्स तो एक जैसी होती है,
तो मैनेजरियल स्किल्स भी आपने बोला लिमिटेड, क्योंकि ये लोग भी ज्यादा हाई प्रोफेशनल स्टाफ नहीं रख सकते। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है जी, बिकॉज दे कैन नॉट हायर प्रोफेशनल स्टाफ। 50 तो लोग हैं, वो कितना पैसा लगा लेंगे? बिकॉज दे कैन नॉट हायर प्रोफेशनल स्टाफ, ज्यादा प्रोफेशनल लोगों को वो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, देख लो कितना इजी सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। वापस लास्ट बेसिस लायबिलिटी, सोच के ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा जहां तक मुझे लगता है, फिर भी एक तुक्का कि लिमिटेड पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी ले जाएंगे या बिजनेस एसेट्स, या दोनों? बिजनेस एसेट्स ही लिए जाएंगे या दोनों एसेट्स लिए जाएंगे? अगर लॉस, बट अनलिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, हमने कुछ नहीं कहा इसमें, उन्होंने ही डिसाइड किया है कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी पार्टनरशिप के केस में। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया, तो हमें क्या? इफ फर्म इज अनेबल टू पे हिज डेट, अगर फर्म डेट पे नहीं की करती है, कोई भी लोन वोन कुछ भी, देन बताओ क्या लाइन थी? इट विल बी रिकवर्ड, याद भी तो करना है पेपर के लिए, फ्रॉम कौन से एसेट्स? बोलो बाबू, बिजनेस एसेट्स एज वेल एज पर्सनल एसेट्स। एग्जैक्टली, बिजनेस एसेट्स एज वेल एज पर्सनल एसेट्स। तो फिर से हमें पार्टनरशिप के कितने सारे डीमेरिट्स मिल गए। एक तो कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं है, डिसीजन मेकिंग डिले होती है, लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है और अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और सिर्फ एक मेरिट है कि इजी फॉर्मेशन है, और दूसरा भी हमने अलग से लिखा है जो कि डिसीजन मेकिंग से ही बना है, इसलिए उसके मार्कर का कलर भी चेंज है। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग मतलब कितने सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो हाँ, एक बैलेंस्ड डिसीजन लिया जाता है। ठीक है जी, एक बैलेंस्ड डिसीजन लिया जाता है, मतलब कि एक अच्छा डिसीजन लिया जाता है क्योंकि इतने सारे लोग मिलके ले रहे हैं। अच्छा, हमारे ना मेरिट्स कम हो रहे हैं, 2 तो बहुत ही कम है, तो कोई और आप, अच्छा एक तो रह गया, एक सीक्रेसी का बेसिस रहेगा। हाँ, एक बेसिस रह गया, एक बेसिस जो हमने आज ही बनाया है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट्स। बताओ, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे पक्का? श्योर? डीमेरिट डीमेरिट, ये भी डीमेरिट, हमारे मेरिट्स कम हो रहे हैं और डीमेरिट्स ही बन रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसे, हाँ, इसको मैं अभी करती हूँ, पहले लिख देती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स विल अराइज, कॉन्फ्लिक्ट्स विल अराइज बिकॉज partners will have different opinions, because partner will have different opinions, क्योंकि different opinions होंगे तो conflicts arise होंगे, because each partner will have different opinions, तो opinion different होने की वजह से लड़ाई झगड़ा आपस में होता ही है। जहां पे भी बेटा जी ओपिनियंस अलग अलग हो जाते हैं, वहां लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। अब हमारा मेरिट कम पड़ रहा है, तो एक कोई मेरिट जो हम बेसिस से अलग बना सके, दैट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये आप समझ सकते हो कि रिस्क विल बी शेयर्ड बिटवीन ऑल पार्टनर्स। बस एक फायदा है, जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है तो सारा रिस्क किसका होता है? सोल प्रोप्राइटर का। लेकिन इसमें ये भी एक फायदा है कि जो रिस्क होता है वो शेयर हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। अगर देखा जाए तो सारा रिस्क, सारा लॉस एक ही पार्टनर को नहीं देना, सबको देना है अगर लॉस हो जाता है तो रिस्क शेयर हो जाता है। एक ये फायदा है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग रहती है, इजी फॉर्मेशन है, और ये तो बाकी बेसिस से है ही। कंटिन्यूटी नॉट पॉसिबल, डिसीजन मेकिंग डिले, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स विल अराइज क्योंकि हर पार्टनर के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। ये हमारे आज के 2 क्वेश्चंस हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब आप पूछिए जो भी आपको डाउट्स हैं, बी क्विक, अदरवाइज आप इसको नोट करो। दी हाँ जी, बताइए बच्चे। जैसे वही 5 मेंबर्स हैं और उन पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो
जो अगर लॉस होएगा तो 5 को देना पड़ेगा पर्सनल नहीं, जो एसेट्स में। जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसी रेशियो में लॉस शेयर कर लेंगे। ठीक है दीदी। जो भी रेशियो बेटा जी प्रॉफिट शेयर करने का डिसाइड किया जाता है उसी रेशियो में फिर लॉस और इंसॉल्वेंसी भी शेयर की जाती है। ओके दीदी। और किसी को कोई डाउट? अंश क्लियर है? देव डन? हाँ जी डन है। डन। हर्षिता, प्रेरणा, शिवांश, तरंग, उमंग, वृंदा, आज 2-3 बच्चे एब्सेंट हैं। डन दी। क्लियर। ठीक है जी। Done आप दीदी। इसको आराम से नोट कर लो, स्क्रीन अभी आपके सामने है और फिर आप आराम से लेफ्ट कर सकते हो।